नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर एजुकेशन में। तो आज के इस क्लास में जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम लोग हल करेंगे हिंदी शिक्षण। आज की यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग जो भी इस क्लास को देख रहे हैं वह इस क्लास को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आप सभी लोगों के सेमेस्टर परीक्षा के साथ साथ जब आप लोग आगे जो है कंपटीशन का एग्जाम देंगे, चाहे सी टेट दे, यूपी टेट दे, उससे संबंधित जब आप हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे तो वह आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। यह काफी लंबी क्लास होगी, तो आप लोग ध्यान से करें। काफी महत्वपूर्ण क्लास है, इसमें आप सभी लोगों का हिंदी शिक्षण से जितने भी बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न होंगे सभी कवर कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है। इसमें पूछा है कि ज्ञ, आप ध्यान रखेंगे, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। जैसा कि आप सभी लोगों को एक बार फिर से बता दें कि जब हम हिंदी आप लोगों को पढ़ा रहे थे उस समय हमने इन चीजों को अच्छे से विस्तार से समझाया था कि कौन कौन से वर्ड जो है, व्यंजन जो है वह संयुक्त व्यंजन है, कौन कौन से स्वर संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो आप लोग इसका सही जवाब देंगे प्रश्न नंबर 1 को, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। यानी प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर क्या होगा? ब होगा। यानी ज और इय से मिलके, इससे ज और इय से मिलके जो है ज्ञ व्यंजन वर्ण जो है बनते हैं। ठीक है, तो कितने हैं आप ध्यान रखेंगे। हिंदी व्यंजन, ध्यान रखेंगे, व्यंजन में संयुक्त वर्ण कितने हैं तो आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है तो 4 संयुक्त वर्ण है किसमें? हिंदी व्यंजन में। ठीक है, 4 संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं? जैसा कि एक हमने अभी पढ़ लिया, ज्ञ किससे मिलके बने हैं? ज और य से। आप ध्यान रखेंगे जो पहला वर्ण है वह व्यंजन, वह जो है स्वरों की सहायता से नहीं बना है, यानी हलंत लगा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से अगला जो व्यंजन है वह छ है, वह छत्री छ किससे मिलके बना है? क और श से मिलके, यानी मूर्धन्य स से मिलके छत्री छ बना है। ठीक है, अगला जो आप देख सकते हैं त्र है। त्र किससे मिलकर बना हुआ है तो इसे ध्यान रखेंगे, आप लोगों को हमने बताया था, फिर से एक बार बताने और समझाने का प्रयास करते हैं। त और र से मिलकर बना है। फिर उसके बाद अगला आपका आता है श्र, जो श्रवण वाला स्वर है। ठीक है, वह किससे मिलकर बना है? तालव्य स, ध्यान रखेंगे, तालव्य स और र से मिलकर बना है। आप ध्यान रखेंगे जो भी हिंदी व्यंजन के संयुक्त वर्ण है वह पहला वर्ण जो है उसमें उसके नीचे हलंत लगा होगा, तभी वह सही होगा। इसे ध्यान रखेंगे, इस क्रम को ध्यान रखेंगे, तभी वह आपका सही हो पाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन दिया है तो ज्ञ का क्या होगा? चौथा क्या है? ज और य, यानी ब से वह इसका सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा है? अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसा कि आप सभी लोगों को हमने बताया था, अच्छे से समझाया था कैसे आप यहाँ जब इस, आप ध्यान रखेंगे आज की यह क्लास हिंदी मैराथन की क्लास है, काफी महत्वपूर्ण। जैसा कि आप लोगों को बार बार हम बताते चल रहे हैं, हिंदी मैराथन, यानी इस हिंदी मैराथन में जितने भी आपके हिंदी के जो बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न आप सभी के एग्जाम में बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या प्रश्न का लेवल होता है, किस तरह प्रश्न बनाए जाते हैं, किस किस टॉपिक से बनाए जाते हैं, वे सभी हम आज के इस मैराथन क्लास में कवर कराएंगे। तो आप लोग जरूर क्लास को अंत तक देखें। ठीक है, इसमें पूछा है कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, विकल्प दिया है अत्युत्तम, बी दिया है अभ्युदय, स दिया है अत्याधिक और द दिया है अन्वय। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर क्या होगा? यानी ए होगा। इसमें पूछा है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अत्युत्तम नहीं होता है, इसका शुद्ध क्या होता है? अति उत्तम होता है। क्या होता है? अति उत्तम होता है। ठीक है, तो यह अशुद्ध है, यानी यह गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है जल। एक शब्द है, जल शब्द में समाहित स्वर है, यानी जल शब्द में समाहित स्वर वर्ण कौन सा है? तो आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न नंबर 3 को देख रहे हैं, इसका सही उत्तर देंगे। यानी जल में जो समाहित स्वर है वह अ है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ब होगा। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें पूछा है कि कलम पकड़ने का सही विधि है। काफी महत्वपूर्ण है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी शिक्षण। ठीक है, हिंदी
व्याकरण से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, शिक्षण से भी प्रश्न आते हैं कि आप प्रशिक्षु हैं, आप ध्यान रखेंगे आप लोग प्रशिक्षु हैं, आप प्रशिक्षु यानी भावी शिक्षक हैं। जब आप शिक्षक बन के विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो कैसे उन्हें शुरू से चीजों को पढ़ाएंगे कि क्या स्वर है, व्यंजन है, कैसे कलम को पकड़ते हैं, कैसे लिखा जाता है, इन सभी चीजों का ज्ञान आप सभी प्रशिक्षु को होना चाहिए। तभी आप कक्षा में बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं इन विधियों को। ठीक है, विधियों को भी हम पढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प पहले देख लीजिए। अ दिया है पहली और दूसरी उंगली के बीच कलम पकड़ना, ब दिया है पहली उंगली और अंगूठे के सहारे पकड़ना, और स दिया है पहली और दूसरी उंगली के बीच कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना, द दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर क्या होगा? स होगा, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? स, पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना। यानी आप लोग एक बार अभ्यास भी कर सकते हैं कलम लेकर कैसे लिखते हैं। यानी यहाँ ध्यान रखेंगे पहली और दूसरी अंगुली के बीच में कलम को रखते हैं, फिर अंगूठे से पकड़ते हैं, यानी अंगूठे से दबाते हैं। यह कलम पकड़ने का क्या है? सही तरीका, यानी सही विधि है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर स है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ध्यान रखेंगे जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं उसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। इससे आप अनुमान लगा पाएंगे कि कितना आंसर गेन कर पा रहे हैं और कितना सही कर पा रहे हैं, कितनी चीजों को आप जान पाते हैं। ठीक है, इसमें दिया है कि किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा गया। क्या दिया है? इन वर्णों को अर्ध स्वर कहा गया है। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर क्या होगा उसे आप ध्यान रखेंगे। यानी अ दिया है, यहाँ ध्यान रखेंगे ल और र, ब दिया है य और व, और यहाँ ध्यान रखेंगे स दिया है ड और ड़, और द दिया है छ और ज। अर्ध स्वर, यानी इसका सही उत्तर पांचवा का क्या होगा? य और व अंतस्थ या अर्ध स्वर कहा गया। किसे? य और व को। इसका सही उत्तर होगा ब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, हिंदी भाषा की लिपि है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सामान्य सा भी प्रश्न है। सबसे पहले आप सभी लोगों, आप सभी प्रशिक्षु को यह जानना चाहिए कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वह कौन सी लिपि है। तो यानी ध्यान रखेंगे देवनागरी लिपि। इसका सही उत्तर क्या होगा? वह है देवनागरी लिपि। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें दिया है हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है। विकल्प आप देख सकते हैं अ 8, 11, 12 और 14 दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 7 का आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी हिंदी भाषा में जो स्वरों की संख्या मानी गई है कुल 11 मानी गई। इसका सही उत्तर वह है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 8 दिया है हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या है। अभी हमने पढ़ा कि हिंदी भाषा में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। अब हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब आप सभी लोग देंगे, यानी 33 मानी गई, यानी 33 अ इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें दिया है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों को बांटा गया है। यानी ध्यान रखेंगे कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब देंगे, यानी 2 भागों में बांटा गया है। कैसे? यानी हिंदी वर्णमाला को पहला जो भाग है वह स्वर वर्णों में बांटा गया है, दूसरा जो भाग है वह व्यंजन वर्णों में बांटा गया है। यानी हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो इसका सही जवाब होगा द। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें दिया है ड, यहां ध्यान रखेंगे ड और ड़ वर्ण हैं क्या? विकल्प दिया है उच्छिप्त, ब दिया अंतस्थ, स दिया संयुक्त और द दिया उष्म। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही जवाब देंगे अ होगा उच्छिप्त। आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में कभी कभी ऐसे पूछा जाता है ड और ड़ व्यंजन क्या है? उच्छिप्त है, द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। द्विगुण द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। किसे? ड़ और ड को जो है द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें पूछा है कि भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग अभी तक जितने प्रश्न देखे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्न के आधार से आप जो है जब यदि अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे जब हिंदी भाषा से प्रश्न आएंगे, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं। यानी हिंदी भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या है, तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर आप सभी लोग देंगे। यानी कौन सा है, स होगा, ध्वनि। ध्यान रखेंगे, स यानी ध्वनि जो है हिंदी भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। ठीक है, ध्वनि के माध्यम से ही हम जो है भाषा का आदान प्रदान करते हैं, तो इसलिए ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 12। इसमें पूछा है कि भाषा प्रारंभ होती है। विकल्प आप लोग देख सकते हैं, दिया है अ शब्द से, ब दिया है ध्वनि से, स वर्ण से और द दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। जैसा कि अभी हमने देखा प्रश्न नंबर 11 की भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या है, तो ध्वनि है। यानी प्रश्न नंबर 12 का भी सही उत्तर क्या होगा, आप लोग देख रहे हैं, ब यानी ध्वनि से। कैसे, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई ध्वनि है, इसलिए भाषा का प्रारंभ भी ध्वनि से होता है। तो प्रश्न नंबर 12 में भी पूछा है कि भाषा प्रारंभ होती है, तो इसका सही जवाब होगा ब ध्वनि से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें दिया है कि भाषा अभिव्यक्ति के साधन हैं। विकल्प आप लोग देखेंगे, अ दिया है बोलकर और सुनकर, ब दिया है लिखकर और पढ़कर, स दिया है अ और ब दोनों, द दिया है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब आप सभी लोग देंगे। यानी इसमें पूछा है कि भाषा अभिव्यक्ति के साधन हैं, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा, अ और ब दोनों। कैसे होगा अभी आप लोगों को बताते हैं। यानी भाषा जो है बोलकर और सुनकर, यानी भाषा जो है क्या है, ध्वनि के आदान प्रदान का एक माध्यम है, यानी अभिव्यक्ति है, जिससे हम जो है बोलकर, सुनकर भी, लिखकर और पढ़कर जो है अभिव्यक्त कर सकते हैं किसी भाषा को। ठीक है, तो भाषा इसका सही उत्तर क्या होगा, स होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं। इसमें दिया है कि वर्ण ब का उच्चारण स्थान है। जब आप सभी लोगों को हम हिंदी में हिंदी की क्लास ले रहे थे, उसमें बताए थे, अच्छे से विस्तार से समझाया था कि किस वर्ण का जो वर्ग है, कि किस वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। तो यदि आप सभी लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका सही जवाब दे देंगे। यानी प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर क्या होगा, देख सकते हैं आप लोग, अ दिया है दंत, ब दिया है तालव्य, स दिया है ओष्ठ और द दिया है कंठ। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा स ओष्ठ। यानी ध्यान रखेंगे, फिर से आप सभी लोगों को एक बार बता देते हैं। जो क वर्ग है, यानी क वर्ग में ध्यान रखेंगे, क वर्ग में कंठ से उच्चारण होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। क वर्ग में चाहे क हो, ख, ग, घ, ये सभी वर्णों का उच्चारण क वर्ग में है, इसका कंठ से होता है। फिर च वर्ग आता है अगला आपका, च वर्ग का क कंठ होता है, च का तालु से होता है। किससे होता है, तालु से इसका उच्चारण है। च में च, छ, ज, झ सभी। ठीक है, फिर उसके बाद अगला आपका वर्ग जो आता है वह ट वर्ग आता है, जिसका मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। किससे, मूर्धा से। ट में ट, ठ, ड, ढ, ड़ हो गया। फिर त वर्ग आता है आपका, त वर्ग का दंत से होता है। फिर आपका प वर्ग आता है, प वर्ग का किससे, ओष्ठ से होता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में, चाहे सेमेस्टर हो, चाहे आप आगे टेट का सीटेट का एग्जाम देंगे, जो भी टीचिंग का एग्जाम देंगे, उसमें यह जो उच्चारण स्थान के बारे में यानी वर्णमाला से जरूर प्रश्न आते हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। तो अभी हम इस प्रश्न में पूछा कि ब का उच्चारण स्थान क्या है, तो ब किस में आता है, प वर्ग में। यानी प, फ, ब, भ, म, ये सभी का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, तो इसका सही उत्तर होगा स। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 15 में पूछा है कि निम्न में से कौन अंतस्थ, ध्यान रखेंगे, अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, पूछा है कि नहीं है 15। ठीक है, इसमें देख सकते हैं, अ दिया है य, ब दिया है र और स दिया है ल और द दिया है म। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो आप ध्यान रखेंगे म।
क्या होगा, म, यानी इसका सही उत्तर होगा द। कैसे होगा, यानी अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल और व। ये चारों जो व्यंजन हैं यह अंतस्थ व्यंजन है। इसके अलावा क से लेकर प तक के जितने भी वर्ण हैं ये सभी क्या है, स्पर्श व्यंजन है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 में दिया है कि वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी, ध्यान रखेंगे, पूछा है कि स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है, यानी क वर्ग को या ट वर्ग को, च वर्ग को या प वर्ग को। तो प्रश्न नंबर 16 का जो सही उत्तर होगा स यानी च वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन यानी जिस भी उच्चारण का जैसे च वर्ग है, च वर्ग के वर्णों का उच्चारण जब हम अपने मुख से करते हैं तो क्या होता है, स्पर्श यानी जीवा हमारा जो है स्पर्श करता है, जैसे च छ तालु को स्पर्श करता है और उसमें उष्मा आती है, ठीक है, तो उसे स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 में दिया है कि निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है। देख सकते हैं, रेणु, प दिया है रेणु, स दिया है रेणु और द दिया है रेणु। ध्यान रखेंगे, प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर क्या होगा, स होगा, यानी रेणु क्या होगा, रेणु जो है शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुआ है, रेणु शब्द, ठीक है। तो इसका सही उत्तर स है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है, यानी किसका उच्चारण कंठ तालव्य से है। विकल्प देख सकते हैं, ए, व दिया है च, ज, स दिया है य और व, द दिया है त और थ। तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे कंठ और तालव्य दोनों से होता है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे ए और ए जो स्वर हैं इसका उच्चारण जो है कंठ और तालव्य दोनों से होता है। तो उच्चारण आप लोग कर सकते हैं एक बार, ए, यहाँ क्या हो रहा है, कंठ और तालव्य दोनों से इसका उच्चारण हो रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें पूछा है प्रश्न नंबर 19 में कि अ का उच्चारण स्थान क्या है। अ कंठोष्ठ से, ध्यान रखेंगे यहाँ कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर है, फिर दंतोष्ठ यानी दंत और ओष्ठ, फिर स दिया है दंत और द दिया है तालव्य। तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर क्या होगा, कंठोष्ठ से यानी कंठ, ध्यान रखेंगे कंठ और ओष्ठ, ओष्ठ से मिलकर जो है अ का उच्चारण होता है। तो क्या है, ये इसका सही उत्तर अ है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 20 में क्या पूछा है, निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है। जैसा कि अभी हमने कहा स्पर्श संघर्षी के बारे में, यानी स्पर्श संघर्षी वर्ग कौन है, तो च। तो इसमें क्या इसका सही उत्तर होगा, ब दिया है जिसमें च, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 21 में पूछा है व का उच्चारण स्थान है। अ दिया है दंतोष्ठ, व दिया है ओष्ठ, स दिया है दंत और द दिया है तालव्य। तो प्रश्न नंबर 21 का जो सही उत्तर होगा अ यानी दंतोष्ठ। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि व का उच्चारण स्थान क्या है, तो व जो है दंत और ओष्ठ दोनों से इसका उच्चारण होता है, तो इसे कहा जाता है दंतोष्ठ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग देख रहे हैं कि वर्णमाला जो टॉपिक है उससे किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं, कैसे बनते हैं, किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग आज के इस हिंदी के मैराथन क्लास को अच्छे से कर लेते हैं। आपको जो हिंदी व्याकरण के प्रश्न हैं, हिंदी शिक्षण के प्रश्न हैं, वो सभी अच्छे से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है, उसको समझ सकते हैं और जान भी सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 22 में पूछा है प का उच्चारण स्थान क्या है। आप देख रहे हैं कि आपके जो अभी आज की इस क्लास में हम लोग जो है और मैराथन की क्लास कर रहे हैं उसमें व्याकरण, ध्यान रखेंगे व्याकरण में वर्णमाला से प्रश्न ज्यादातर हैं। तो इसे ध्यान रखेंगे कि आप सभी लोगों के एग्जाम के लिए वर्णमाला कितना महत्वपूर्ण है। वर्णमाला को आप सभी लोग यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप अपने एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। फ का उच्चारण स्थान पूछा है, तो इसमें दिया अ कंठ, ब दिया है तालु, स दिया है ओष्ठ और द दिया है दंत। जैसे अभी हमने बताया
कि क का कंठ से, च का तालु से, ट का मूर्धा से और त का दंत से, प का किसे ओष्ठ से। तो 22 का क्या होगा? स होगा, यानी ओष्ठ जो है प वर्ग यानी प, फ, भ, ब ये सभी क्या है का उच्चारण जो है ओष्ठ से होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि निम्न में से कौन उष्म व्यंजन नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें पूछा है नहीं है, क्या उष्म व्यंजन नहीं है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? द यानी र। र क्या है? यह उष्म व्यंजन नहीं है। उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो 4 हैं, आप ध्यान रखेंगे। तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, जिसे सड़क स कहते हैं। उसके बाद आपका एक आता है ह। ये 4 वर्ण जो है क्या है? उष्म व्यंजन या संघर्षी। ध्यान रखेंगे, क्या कहा जाता है? उष्म व्यंजन या संघर्षी। ठीक है, संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया? प्रश्न नंबर 24 में पूछा है निम्न में से कौन सा सही है। अ दिया है, ड ड़ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। ब दिया है, पहला और तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। स दिया है, च छ ज झ स्पर्श संघर्षी हैं। द दिया है, य र ल व उष्म वर्ण है। तो 24 का सही उत्तर क्या है? स है। क्या है? 24 का सही उत्तर क्या है? स है, क्योंकि च वर्ग जो है वह स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ध्यान रखेंगे कि क से लेकर प तक के जितने भी वर्ण हैं ये सभी स्पर्शी व्यंजन है। कौन से? स्पर्शी व्यंजन है। लेकिन उन्हीं वर्ग में एक च वर्ग आता है जो कि वह स्पर्श संघर्षी है। ध्यान रखेंगे, इसे पूछा जाता है एग्जाम में, स्पर्श संघर्षी। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, जो प्रश्न है, उसे आप महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, द दिया कि य र ल व उष्म व्यंजन है, तो द जो य र ल व है वह अंतस्थ व्यंजन है, उष्म व्यंजन नहीं है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। ये भी आप लोग ध्यान। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें दिया कि निम्नलिखित में कौन सा सही शब्द है। परीक्षा दिया है, यहां ध्यान रखेंगे, दिया है परीक्षा, परीक्षा, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं परीक्षा, फिर यहां दिया है द परीक्षा। प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर क्या है? आप लोग इसका सही जवाब दे दिए होंगे, ब यानी परीक्षा। ध्यान रखेंगे, यह क्षत्रिय छ वाला जो छ है, जो कि संयुक्त वर्ण है, क और मूर्धन्य स से मिलकर जो बना है वह परीक्षा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 26 में पूछा उपकार का विलोम है। निंदा, बुराई, अपकर्ष या अपकार। तो प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर आप सभी लोग दे दिए होंगे। उपकार का विलोम क्या है? अपकार, यानी इसका सही उत्तर है द। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 27 में पूछा है ऐश्वर्य का विलोम है। वैभव, अनैश्वर, दरिद्रता, विलासिता। तो प्रश्न नंबर 27 का जो सही उत्तर होगा वह ब होगा, अनैश्वर। क्या होगा? ऐश्वर्य का अनैश्वर होगा का विलोम शब्द। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर 28 में पूछा है ओजस्वी। क्या दिया है? ओजस्वी का विलोम है, यानी इसका सही उत्तर होगा 28 का अ होगा। ओजस्वी का विलोम निस्तेज है। क्या है? निस्तेज, यानी इसका सही उत्तर अ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं। यहां पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है या कुल वर्णों की कितनी संख्या है। तो 29 का सही उत्तर आप सभी लोग देंगे, यानी 52। कितने हैं? 52। तो इसका सही उत्तर होगा 52। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि प्रश्न नंबर 30 में पूछा है संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 6, 5, 4 और 3। तो प्रश्न नंबर 30 का जो सही उत्तर है वह स, यानी संयुक्त व्यंजन। ध्यान रखेंगे, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। प्रश्न में पूछ रहा है संयुक्त व्यंजन तो कौन कौन से हैं, जैसा कि अभी हमने बताया, य, छत्री छ, त्र और स, जो श्रवण वाला स। ये 4 जो व्यंजन हैं यह संयुक्त व्यंजन है। किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं यह आप सभी लोगों को हमने बताया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 31 में पूछा है हंस पद का चिन्ह है।
आप लोग देख सकते हैं यहाँ विकल्प दिया हुआ है, यानी प्रश्न नंबर 31 का जो सही उत्तर होगा आप सभी लोगों को बता देते हैं, वह है हंसपद। यानी हंसपद का चिन्ह क्या है, इस तरह हंसपद। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। जैसे मुझे जाना है, जैसे आप लिख रहे हैं, कोई वाक्य लिख रहे हैं, मुझे जाना है, वहाँ बीच में कहाँ जाना है, यदि हम इस तरह लिख देते हैं मुझे घर जाना है, तो इसको प्रदर्शित करने के लिए चिन्ह के माध्यम से हम ऐसे करेंगे तो वह हंसपद, यानी हंसपद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा है अर्ध संवृत स्वर हैं। विकल्प देख सकते हैं ए ओ, ए औ और ई अ और द दिया है आ। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, ब, यानी ए और अ जो है यह अर्ध समृद्ध स्वर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 में क्या पूछा है कि कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है। ध्यान रखेंगे, पूछा है कि कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है अ कुर्सी, बी व मेज, स क्या दिया खड़क, द दिया है दवात। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, यानी का सही उत्तर स होगा खड़क। कैसे, आप सभी लोगों को हम बताएंगे। हम यहाँ दिया है, प्रश्न में पूछा है कि कंठ ध्वनि का सही प्रयोग क्या है, खड़क। यानी जो क वर्ग है, क वर्ग में क ख ग घ ये सभी जो वर्ण हैं, इसका उच्चारण स्थान जो है वह कंठ है, तो इसलिए कंठ ध्वनि का सही प्रयोग क्या है, खड़क। यानी ड़ और ख और क इनका उच्चारण किससे होता है, ध्वनि से होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 को देखेंगे, इसमें पूछा है कि वर्ण ल का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, दंत, तालव्य या कंठ। तो प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर क्या होगा, आप लोग इसका सही जवाब देंगे, यानी ल का क्या होगा, तालव्य क्या होगा, तो इसे ध्यान रखेंगे, ल तालव्य का सही उत्तर होगा स। ठीक है, तो इसे ध्यान। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 35 में पूछा है श का उच्चारण स्थान क्या है। तो यह कौन सा स है, यानी तालव्य स है। तो 35 का भी सही उत्तर क्या होगा, स होगा। 35 का सही उत्तर स यानी तालु। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, यहाँ थोड़ा से आप सभी लोगों को कंफ्यूजन होता है। बड़ा स जिसे आप लोग कहते हैं वह तालव्य स, कौन सा स है, वह तालव्य स है, उसका उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है। और जो सड़क सड़क में जो स का प्रयोग होता है, या कह सकते हैं छोटा स का जो प्रयोग करते हैं, वह दंत स है। और जो आप सभी लोग कहते हैं षटकोर स, लेकिन इसका प्रयोग जो होता है वह मूर्धा से होता है, इसका उच्चारण क्या है, मूर्धा से होता है। तो इन तीनों स में आप जो विशेष अंतर है, इसका उच्चारण स्थान है, उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। काफी महत्वपूर्ण होता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वहां गलत करके चले आते हैं। लेकिन इन तीनों स्व में जो उच्चारण स्थान का अंतर है उसे आप लोग स्पष्ट तरीके से समझ जाएं। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 36 में पूछा है कि निम्न में ह्रस्व ध्वनि है। ध्यान रखेंगे, ह्रस्व ध्वनि यानी ध्यान रखेंगे दीर्घ, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत जो स्वर होते हैं वह 3 प्रकार से होते हैं। ह्रस्व, ध्यान रखेंगे, दूसरा जो है वह दीर्घ और तीसरा प्लुत। अभी आप लोगों को बताते हैं ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, प्लुत क्या है। ह्रस्व यानी जिनके उच्चारण करने में कम समय लगे वह ह्रस्व है, जैसे अ, ई और उ, ये क्या है, ये तीनों स्वर जो है ये ह्रस्व है। उसके बाद बाकी जो स्वर हैं आ, ई, उ, जिनमें ह्रस्व से दुगुना समय लगे, ध्यान रखेंगे, किससे, ह्रस्व से दुगुना समय लगे, वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और प्लुत स्वर कौन कहलाते हैं, जो दीर्घ का दुगुना लगे, जैसे ओम, क्या कहते हैं, ओम। ये सभी क्या है, जब उसे हम खींच के चीजों को बड़ा तरीके से करते हैं, उसके उच्चारण में ज्यादा से ज्यादा समय लेते हैं, वह प्लुत स्वर कहलाता है। 36 का सही उत्तर क्या होगा, द, क्या होगा, द ई। ठीक है, तो इसे ध्यान रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 37 में पूछा है कि ह्रस्व स्वर नहीं है, जैसा कि अभी हमने बताया। तो इसका सही जवाब आप सभी लोग दे देंगे। 37 का सही उत्तर क्या होगा, आ। ठीक है, आ क्या है, आ जो है वह दीर्घ स्वर है, ह्रस्व स्वर नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या है, द। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 में पूछा है कि करुड़ का विलोम है।
प्रश्न नंबर 38 का सही जवाब आप सभी लोग देंगे, यानी करूड़ का विलोम क्या है? सनिष्ठुर। ठीक है, इसे ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 29 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 29 में पूछा है कि त्रिम का विलोम है असली, सहज, निर्मित, दिया है प्राकृतिक। तो कृत्रिम यानी मानव द्वारा निर्मित, फिर उसका विलोम क्या है? तो 39 का सही उत्तर क्या है? यानी प्राकृत। ठीक है, इसका विलोम क्या है? यानी उसका अपोजिट प्राकृत। अभिज्ञ क्या दिया? अगला प्रश्न, अभिज्ञ का विलोम शब्द है। तो प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर आप सभी लोग देंगे। अभिज्ञ का होता है अज्ञ। क्या? अभिज्ञ का अज्ञ, इसका सही उत्तर ब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 में क्या पूछा है? इष्ट का विलोम है, यानी शत्रु, प्रतिद्वंदी, अनिष्ट या विरोधी। 41 का जो सही उत्तर है वह स है, यानी इष्ट का जो विलोम शब्द है वह अनिष्ट होता है। इसका सही उत्तर स है। प्रश्न नंबर 42 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? ध्यान रखेंगे, आप सभी लोग जब भी एग्जाम देंगे, चाहे आप सेमेस्टर परीक्षा का दें या आगे किसी भी टीचिंग लाइन में आप कंपटीशन का एग्जाम दें, तो प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है नहीं या है, तो जब यदि आप सही से पढ़ते हैं तो उसका सही जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 42 का सही उत्तर क्या है? द है, यानी ग जो है वह उसका उच्चारण स्थान क्या पूछा है? कंठ नहीं है। कौन सा है? क है, ख है और ग है, तो द क्या नहीं है? द यानी ध। ध जो है इसका उच्चारण स्थान कंठ से नहीं है, किससे है? ध्यान रखेंगे, मूर्धा से है। किससे? मूर्धा से। तो ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा? ढ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें पूछा है निम्न में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? आप सभी लोगों को संयुक्त वर्ण के बारे में हमने बताया, तो आप लोग इसका सही जवाब दे देंगे। 43 का सही उत्तर क्या है? द यानी री जो है यह संयुक्त वर्ण नहीं है। क्या? संयुक्त वर्ण नहीं है, इसे ध्यान रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 44 में पूछा है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है, ऐसे वर्ण को कहते हैं। यानी जब हम, इसमें पूछा है कि जिन वर्णों का, यानी जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना अवरोध या रुकावट के कर लेते हैं, उन वर्णों को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 44 का सही उत्तर आप लोग देंगे, यानी स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। कैसे? आप सभी लोगों को हम बताएंगे कि स्वर जो होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। क्या? इसे ध्यान रखेंगे, आप लोगों को हमने बताया था, फिर से बताने का प्रयास करते हैं कि स्वर जो होते हैं वह स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। किसी भी वर्ण के सहयोग से स्वरों का उच्चारण नहीं किया जाता है। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, इसलिए इसके उच्चारण में किसी प्रकार की बाधा या अवरोध नहीं होता है, तो वह जो है स्वर कहलाता है। वह वर्ड जो है स्वर कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 45 में पूछा है निम्न में कौन सा असत्य है? यानी देख सकते हैं विकल्प अ दिया है दिया है कि त जो है ओष्ठ व्यंजन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 45 को देखेंगे। त जो है ओष्ठ व्यंजन है, तो इसका इसका सही उत्तर होगा अ। क्यों? इसमें पूछा है असत्य क्या है, तो त का उच्चारण ओष्ठ से नहीं होता है, दंत से होता है। किससे? दंत से होता है, तो इसलिए इस प्रश्न में पूछा असत्य कौन सा है, तो पहला असत्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 46 में च वर्ग, यानी च वर्ग का उच्चारण कैसे होता है, तो तालव्य से होता है। प्रश्न नंबर 46 का सही उत्तर क्या है? अ है। च वर्ग का उच्चारण तालव्य से होता है। तो ध्यान रखेंगे कि अभी जो हिंदी के मैराथन, बार बार हम कह रहे हैं आप सभी लोग को, आज की यह जो क्लास है काफी महत्वपूर्ण है। यह हिंदी मैराथन की क्लास है। इस क्लास में आप सभी लोगों को जो आपके सिलेबस में है हिंदी शिक्षण के प्रश्न, सभी जो है प्रश्नों को कवर कराया जाएगा एक ही क्लास में। काफी लंबी क्लास होगी, तो ध्यान से पढ़ें। इसमें वर्णमाला से ज्यादातर प्रश्न आ रहा है। किससे? वर्णमाला से। ध्यान रखेंगे, जब भी आप प्रशिक्षु हैं, आप भावी शिक्षक हैं, जब टीचर के रूप में आप कक्षा में जाएंगे, तो बच्चों को सबसे पहले उन्हें वर्णमाला, यानी उन्हें भाषा का ज्ञान कराने के लिए, उन्हें जो है शब्दों का ज्ञान कराने के लिए सबसे पहले वर्णमाला पर उन्हें विशेष ध्यान देंगे।
वर्णमाला क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, कैसे उसका उच्चारण स्थान करना होता है। इन छोटी छोटी वर्णों पर जब आप जो है फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, तभी उन्हें आप भाषा को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वर्णमाला काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आप सभी लोगों के लिए। तो वर्णमाला को ध्यान से पढ़िए आप सभी लोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 47 में पूछा है पार्श्विक, क्या दिया है, पार्श्विक वर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है। तो 47 का सही उत्तर जो है वह स है। क्या, स, यानी पार्श्विक वर्ण क्या है, ल है। एक और पूछा जाता है कि लुंठित, ध्यान रखेंगे, लुंठित वर्ण कौन से हैं, तो लुंठित वर्ण जो होगा वह र होगा, इसे ध्यान रखेंगे। और जो पार्श्विक वर्ण है वह कौन सा है, तो पार्श्विक वर्ण जो है ल कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखेंगे, जब पार्श्विक आए तो ल हो जाता है, जब लुंठित आए यानी लुंठित यानी ल वाला लुंठित आए तो वहां र हो जाता है। क्या, र हो जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 48 में पूछा है कि उच्छिप्त व्यंजन है। क्या, उच्छिप्त व्यंजन है। तो अभी हमने आप सभी लोगों को आज की ही इस मैराथन क्लास में बताया था उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है, तो 48 का सही उत्तर ब है। ड और ड़ जो है यह उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन के नाम से जाना जाता है। स, स, ह यानी तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को उस्मी व्यंजन या क्या कहा जाता है, उस्मी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 49 में पूछा है ज्ञ को वर्णमाला मी माना जाता है तो संयुक्त व्यंजन माना जाता है। इसका सही उत्तर अ होगा। 49 का सही उत्तर अ है, संयुक्त व्यंजन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है 50, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ पूछा है कि शब्द शुद्ध है यानी आधीन, क्या दिया, आधीन, क्या ये अशुद्ध शब्द है। हम जब भी एग्जाम में पूछा जाए शुद्ध अशुद्ध शब्दों को तो सबसे पहले उसका उच्चारण करेंगे और शुद्ध रूप से इसका उच्चारण करेंगे, फिर उसे हम सही कर पाएंगे। आसीन, अजीब सा नहीं लग रहा है आप सभी लोग को कि आसीन क्या शुद्ध होगा, नहीं, यह शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। ठीक है, प्रश्न नंबर 50 को हम लोग कर रहे हैं, यानी यह गलत है। ठीक है, ब दिया है अधीन, क्या दिया, पहले में आधीन दिया था, ब दिया अधीन, स दिया आधीन, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ब होगा, अधीन। ठीक है, शुद्ध इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 51 में दिया है मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं। 51 काफी महत्वपूर्ण है, यह हिंदी शिक्षण में सभी विधियों को पढ़ना होता है कि मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं, यानी 51 का जो सही उत्तर होगा लेखन शिक्षण में, क्या होगा, स होगा। लेखन शिक्षण में मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं, इसका सही उत्तर स है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 52 में दिया है कि छ, यानी ध्यान रखेंगे छत्री छ संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है, जैसा कि आप सभी लोगों को हमने बताया, तो आप लोग इसका सही जवाब दे दिए होंगे, यानी द, क और मूर्धन्य स के संयोग से छत्री छ वर्ण बनता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 53 को देखेंगे। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है घन, आघार, कूट और पादप। ठीक है, तो 53 का सही उत्तर जो है वह स है, कूट। ठीक है, क्या, कूट जो है पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द। अगला प्रश्न दिया है कि मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, काफी ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें पूछा है मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। मूर्धन्य ध्वनि कौन कौन सा है, पहले उसे हम देख लेंगे। प्रश्न नंबर 54 को आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो मूर्धन्य ध्वनि कौन कौन सा है, ट है, ठ है, ड है। तो मूर्धन्य ढ जो है यह मूर्धन्य ध्वनि नहीं, उच्छिप्त क्या है, ध्यान रखेंगे, उच्छिप्त व्यंजन है, ध्यान रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 55 का आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, यानी ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर क्या होता है, तालव्य, दंत, कंठ, ओष्ठ। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा उसे आप सभी लोगों को बताते हैं। इसका सही उत्तर ब है, दंत। ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर दंत होता है, क्या होता है, दंत। तो इसे ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 56 में दिया है दंतोष्ठ से उच्चारण होने वाले व्यंजन हैं, यानी दंत और ओष्ठ से जो उच्चारण होने वाले व्यंजन हैं वो कौन है, तो अ, फ और व जो है का उच्चारण दंत और ओष्ठ से होता है, तो ध्यान रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में पूछा संयुक्त स्वर हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा,
और ब दोनों सही है तो इसका सही उत्तर होगा स। अ और ब दोनों सही है। प्रश्न नंबर 57 का जो सही उत्तर है वह कौन सा है, तो इसे ध्यान रखेंगे। संयुक्त स्वर पूछा है तो इसे ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यानी इसका संयुक्त स्वर क्या होगा, वह सॉरी यहाँ होगा खाली ब, ध्यान रखेंगे ब होगा ब। अभी हमने बताया कि यह दोनों होगा, दोनों नहीं होगा, इसे ध्यान रखेंगे। थोड़ा थोड़ा कुछ दिक्कतें आ जाती है तो उसे समझाएंगे। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, व में कौन है, आ ई उ ए ओ। आ किसके योग से बना है, तो इसे हम आपको बताते हैं कि आ जो है वह अ और अ के योग से जो है आ स्वर बना है। क्या, अ और अ के योग से आ स्वर बना है। फिर ई किससे बना है, तो ई और ई के योग से ई स्वर बना है। उसके बाद ऊ जो आपका आता है वह ऊ और ऊ के सहयोग से ऊ बना है। ओ जो आपका बनता है वह अ और ऊ के सहयोग से ओ बनता है। क्या, अ और ऊ के सहयोग से ओ बनता है। ए जो आपका बनता है वह अ और ई के सहयोग से ए बनता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। फिर अ जो बनता है वह आप ध्यान रखेंगे कि अ जो है आपका अ और ओ के सहयोग से अ बनता है। फिर एक आपका और बच जाता है, अ और ए के संयोग से अय बनता है। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे कि अ किसके संयोग से बनता है, अय किसके संयोग से बनता है, ए किसके, ओ उ ई और आ किसके किसके स्वर के संयोग से बनता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आप सभी लोगों को आज के इस क्लास में हम बताने का समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आसान तरीके से, ट्रिक के माध्यम से। ठीक, अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है। क्या पूछा है, वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है, यानी कितने हैं, तो इसका सही उत्तर आप सभी लोग दे दिए होंगे, यानी 4 हैं। कौन कौन से हैं, तो आप लोग बताएं हमने, य, र, व, ल, ये चारों अंतस्थ व्यंजन वर्णमाला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में पूछा, वर्ण स, श, ह कौन से व्यंजन कहे जाते हैं, तो संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं, यानी ऊष्मी व्यंजन। 59 का सही उत्तर क्या है, इसका सही जवाब आप सभी लोग देंगे, यानी संघर्षी, यानी इसका सही उत्तर ब होगा। ठीक है, क्या होगा, ब। ठीक, ब और अ दोनों, इसका सही उत्तर होगा स। ठीक है, क्या होगा, स, क्योंकि इसे जो है उष्मी व्यंजन भी कहते हैं। क्या, उष्मी व्यंजन भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 60 में दिया है कि शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। प्रश्न नंबर 60 का सही उत्तर देंगे आप सभी लोग को, यानी वाचन शिक्षण के द्वारा और लेखन शिक्षण के द्वारा शब्दों का उच्चारण होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, स होगा। अ और ब दोनों द्वारा, यानी शब्दों का उच्चारण कैसे होता है, जब हम शिक्षण यानी वाचन शिक्षण के द्वारा, वाचन यानी जब हम किताबों को या किसी भी चीज को वाचन करते हैं या उसे पढ़ते हैं मुख के द्वारा, ठीक है, तो वह शुद्ध उच्चारण का अच्छी विधि मानी जाती है, और लेखन भी शुद्ध उच्चारण का अच्छी विधि मानी जाती है, तो इसे ध्यान रखिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 61 में दिया है, ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया है। प्रश्न नंबर 61 का सही उत्तर क्या है, यानी ब ग्रियर्सन ने ध्वनि के नियम का प्रारंभ किसने किया, तो ब ग्रियर्सन ने। हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित है, तो इसका सही उत्तर होगा, हिंदी में 18 बोलियां प्रचलित है, यानी 100 इसका सही जवाब है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 63 में पूछा है कि द प्लस य से मिलकर संयुक्त वर्ण बनता है, तो 63 का सही उत्तर होगा ब, यानी द्य। जैसे विद्यालय या विद्या, विद्या को कैसे लिखते हैं, विद्या, यानी इस तरह भी लिखते हैं और इस तरह भी विद्या लिखते हैं। तो यह द जो है किससे मिलके बना, द और य से मिलकर क्या बना, द बना, ध्यान। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा, ब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 64 आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, वर्णमाला का आशय है, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। का सही उत्तर स है। किसका, प्रश्न नंबर 64 का सही उत्तर स है। जैसे ध्यान रखेंगे, वर्णमाला, वर्णमाला को यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। जैसे आप ध्यान रखेंगे, पुष्प का यानी फूलों का अलग अलग फूल क्या है, अलग अलग इस तरह फूल खंडित हैं,
जब उस फूलों को जैसे फूल की तरह यह क्या है, वर्णमाला है, अलग अलग जगह यह बिखरा हुआ पड़ा है, लेकिन जब एक धागा में उसे हम एक सही क्रम में बांध देते हैं तो एक क्या हो जाता है, वह एक माला बन जाता है। यानी माला कैसे बनता है, फूलों के एक व्यवस्थित समूह से एक माला बन जाता है। तो वह माला जो है क्या कहलाता है, उस फूलों का व्यवस्थित समूह कहलाता है। उसी प्रकार से वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 65, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है। ध्यान रखेंगे, पूछा है हिंदी वर्णों में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है कितना, तो प्रश्न नंबर 65 का सही उत्तर होगा 52। कितना, 52। तो इसी सही उत्तर अध्याय। अगला प्रश्न पूछा है प्रश्न नंबर 66 में कि अयोगवाह है। अयोगवाह किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर आप सभी लोगों को बता देते हैं। विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, अयोगवाह किसे कहा जाता है, अंक, अंक और अह, ये जो दोनों स्वर हैं इसे अयोगवाह कहते हैं। लेकिन अलग अलग जब पूछा जाए तो अंक को अनुस्वार कहा जाता है। क्या, अंग को अनुस्वार कहा जाता है और अह को जो है विसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है। तो इसे ध्यान रखेंगे, जब दोनों को एक साथ कहेंगे तो हम उसे अयोगवाह कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, रुकना या अर्ध ठहराव किस विराम का घोतक है। यानी रुकना या अर्ध ठहराव किस विराम का घोतक है, तो प्रश्न नंबर 67 का सही उत्तर क्या होगा, अल्प विराम का। क्या, अल्प विराम यानी रुकना। जब कोई वाक्य बोलते हैं, लिखते हैं, जब वहां थोड़े समय के लिए हम रुकते हैं या ठहराव करते हैं, वहां अल्प विराम यानी अर्ध या कह सकते हैं कामा का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न दिया है कि हर्ष, शोक, दुख तथा घृणा आदि घोतक शब्दों के पश्चात कौन सा चिन्ह, आप ध्यान रखेंगे, चिन्ह लगता है। 68 का सही उत्तर होगा विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। क्या लगता है, जब ऐसा हो तो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। ठीक, विस्मयादि बोधक यानी ध्यान रखेंगे इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 69 में दिया, शब्द को संक्षिप्त लिखने में अपनाया जाता है। का सही जवाब क्या होगा 69 का, तो इसका सही जवाब होगा लाघव चिन्ह। यानी इसका सही उत्तर द है। शब्द को संक्षिप्त लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 70 में है कि शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनाया जाता है। प्रश्न नंबर 70 का सही उत्तर क्या है, स यानी कोष्टक चिन्ह। क्या दिया है कि शब्द को अर्थ को यानी शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक चिन्ह को अपनाते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला दिया है कि प्रश्न सूचक विराम चिन्ह है। क्या है, प्रश्न सूचक विराम चिन्ह कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा द, यानी यह प्रश्न सूचक विराम चिन्ह। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, चिन्हों को भी आप ध्यान रखेंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं चिन्ह, इसे भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। चिन्ह से भी प्रश्न आते हैं, क्योंकि यह छोटी छोटी चीजें हैं, ये प्राथमिक लेवल की चीजें हैं। यह बच्चों को इसका ज्ञान कराना बहुत जरूरी है कि कहाँ किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कैसे वाक्य को पूरा करते हैं, छोटा लिखते हैं उसे कैसे उसके अर्थ को हम प्रकट करते हैं, प्रश्न पूछते हैं तो किस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे, उन्हें बताने का भी प्रयास करेंगे, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रश्न नंबर 72 में पूछा है कि ध्वनि अंतस्थ नहीं है। कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, तो प्रश्न नंबर 72 का सही उत्तर होगा ब, यानी य व र ल यह अंतस्थ है। ब जो है यह वोष्ठ है। क्या, वोष्ठ है, इसे ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर ब है। यानी ब यानी अ। ठीक है, पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है किससे, 73 का सही उत्तर हम लोग देखेंगे, यानी द से होता है। एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का जो है पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है। अगला प्रश्न दिया है 74 में पूछा है कि आनंद का विलोम है अविष, विषाद, अवनि, अर्पण। तो आनंद का विलोम क्या है, ब यानी विषाद। आनंद, आनंद यानी इंजॉय, इसका क्या है, विषाद है। ठीक, विरोध का विलोम क्या है, विरोध। विरोध का विलोम जो होता है वह समर्थन है। यानी 75 का सही उत्तर क्या है, स, विरोध करना और समर्थन करना। ठीक है, यह विरोध का विलोम है, समर्थन, समर्थन का विलोम विरोध।
च, श और स और ह व्यंजन कहलाते हैं, तो उष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्या? इसका सही उत्तर अ है। 76 का सही उत्तर क्या है? अ है, उष्म व्यंजन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, इसमें पूछा अहि शब्द। अहि शब्द का अर्थ है, काफी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे। अहि शब्द का अर्थ है, 77 का सही उत्तर अ होगा। अहि यानी सर्प को अहि कहा जाता है, भुजंग कहा जाता है। यह अहि यानी सांप को कहा जाता है। ठीक है, इसका समानार्थी शब्द पर्यायवाची। अस्थावर का विलोम क्या है? तो इसे ध्यान रखेंगे। अस्थावर का विलोम, इसका सही उत्तर द होगा। जंगम यानी 78 का सही उत्तर द है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। कुमुदनी, कुमुदनी और कुमुदनी और कुमुदनी का सही उत्तर यानी 79 का जो सही उत्तर है वह ब है। क्या? ब। इसी ब कुमुदिनी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? काफी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा भी जाता है, कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं। तो श्रृंगार कैसे लिखते हैं, इसे आप लोग समझ जाएंगे, यानी इसका सही उत्तर स होगा। क्या? स, श्रृंगार। इस तरह लिखते हैं, ध्यान रखेंगे। आप लोग ऐसे श्रृंगार लिखेंगे तो यह सही कहलाता है। कभी कभी इस तरह भी लिख देते हैं आप लोग, या पढ़ते हैं, तो यह सही नहीं है, यह गलत है। तो लिखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। श्रृंगार ऐसे लिखा है, इसका शुद्ध वर्तनी शब्द होगा यह स। ठीक है। अगला प्रश्न 81 में पूछा है, भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है? 81 का सही उत्तर है स। इसका 81 का सही उत्तर क्या है? स, सुमित्रा नंदन पंत का। यह कथन किसका है? सुमित्रा नंदन पंत ने कहा था, भाषा संसार का नादमय चित्र है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। तो प्रश्न नंबर 82 को हम लोग देखेंगे, इसका सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है? स सही नहीं है, यानी सिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकार के लिए यह सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 83 आप लोग देखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? 83 का सही उत्तर ड। ठीक है, वर्ण को कहा जाता है, या आपके ऑप्शन में आए ध्वनि, तो ध्वनि। वर्ण और ध्वनि क्या है? यह दोनों एक हैं, जिसका हम खंडन नहीं कर सकते। क्या? खंडन नहीं कर सकते, दो भागों में तोड़ नहीं सकते, वही वर्ण है और ध्वनि कहलाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण या। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है 84, अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? अनुग्रह का क्या विलोम होगा? आग्रह। क्या होगा? 84 का सही उत्तर क्या होगा? यानी दह। अनुग्रह का विग्रह होता है। क्या? विग्रह। दह इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, 85 में पूछा है अब्ज का अर्थ है। तो 85 का सही उत्तर आप सभी लोग देखेंगे, अब्ज यानी शंख, कमल और कपूर, तीनों अब्ज शब्द का अर्थ है, यानी उपर्युक्त सही। तो इसका सही उत्तर द है। क से म तक के व्यंजन कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या? अभी हमने बताया, क वर्ग, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो 86 का सही उत्तर क्या है? स। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 87 में पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान रखेंगे, पर्यायवाची नहीं है। तो 87 का सही उत्तर द उर्वशी, यानी जलधि, पयोधि, उदधि, ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। उर्वशी जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं, तो इसका सही उत्तर द है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 88 में पूछा है, निम्न में कौन सा शब्द हिमालय का पर्यायवाची नहीं है? 88 का सही उत्तर क्या है? व गिरिजेश, यानी गिरिजेश जो है यह हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। गिरिराज, हिमाद्री और नगराज यह सभी हिमालय के पर्यायवाची। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पूछा, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। 89 का सही उत्तर है द पद्मा, यानी महाश्वेता, वीरापड़ी, भारती, ये सभी जो है सरस्वती के पर्यायवाची है, लेकिन पद्मा जो है वह सरस्वती के पर्यायवाची नहीं। अगला प्रश्न दिया है कि शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, यानी
कौन सा नहीं है? तो 90 का सही उत्तर अ जो है निशाकर जो है यह पर्यायवाची सूर्य का नहीं है, रात का है। यानी प्रभाकर, दिनकर, दिनेश ये सभी जो है सूर्य के पर्यायवाची। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। कौन सा शब्द सुंदर पर्यायवाची नहीं है? यानी कौन से शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है? तो 51 का सही उत्तर आप सभी लोग देंगे, यानी मंजूषा यह नहीं है। ललमा है, चारू और मंजूल जो है सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। मंजूषा जो है यह सुंदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उज्ज्वल का समानार्थी शब्द, यानी 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो अ होगा उज्ज्वल यानी धवल। क्या होगा इसका समानार्थी शब्द? धवल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 93 आप सभी लोग देख सकते हैं। ऊर्जा का समानार्थी शब्द है। तो 93 का सही उत्तर क्या है? द यानी ओज। क्या है? द यानी ओज, इसका सही उत्तर है द। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 94 में पूछा है कि गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 94 यानी अ और ब दोनों, यानी अवबोध की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, दोनों कार्य जो है वह गृह कार्य के प्रश्न में कराए जाते हैं। ठीक है, अवबोध यानी ज्ञान की दृष्टि से, यानी अवबोध यानी जिसका आपको ज्ञान न हो उसका बोध कराया जाता है, और ज्ञान यानी उस चीज को जानने का भी बोध कराया जाता है। ठीक, वाचन शिक्षण की विधि है। प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 का सही उत्तर क्या है? यानी संप्रेषण और अनुकरण दोनों विधि, यानी संप्रेषण और अनुकरण विधि जो है वह वाचन के शिक्षण का विधि अ और ब दोनों है। अगला प्रश्न देखेंगे। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 96। तो अ और ब दोनों, यानी मनन शक्ति का विकास, तार्किक योग्यता का विकास जो है वह मौन वाचन का शिक्षण का उद्देश्य है। लेखन का प्रमुख विधि है। प्रश्न नंबर 97 आप लोग देख रहे हैं। लेखन का विधि है, यानी लिखने का कौशल। क्या? लिखने का कौशल, इसका सही उत्तर होगा ब। ठीक है, लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि क्या है? लिखने का कौशल। यह लेखन का सही विधि है, यानी प्रश्न नंबर 97 का सही उत्तर ब है। ठीक, वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 98 में विकल्प आप लोग देख सकते हैं, इसका सही उत्तर देंगे, यानी बोलने वाचन यानी बोलने का कौशल और पढ़ने का कौशल, यानी इसका सही उत्तर दोनों होगा, अ और ब दोनों वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 99 को हम लोग देखेंगे। इसमें क्या पूछा है कि य र ल व व्यंजन कहलाते हैं। तो यह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को हमने बताया। द्विज व्यंजन किसे कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 100 यानी 100 द्विज व्यंजन कहते हैं। इनमें से सभी ब्राह्मण, पक्षी और दांत सभी क्या है? द्विज व्यंजन कहलाते। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे। लिपि विकास का प्रथम सोपान है। क्या पूछा है? लिपि विकास का प्रथम सोपान है इनमें से कोई नहीं। इसका सही क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में पूछा है जंगम का विलोम क्या होगा? अभी हमने इस प्रश्न को किया है। प्रश्न नंबर 102 का, यानी अस्थावर होगा। इसका सही उत्तर क्या है? अस्थावर। दिन का विलोम काफी सामान्य सा प्रश्न है, यानी रात। का सही उत्तर अ होगा। प्रश्न नंबर 103 का। प्रश्न नंबर 104 को हम लोग देखेंगे। आनंद का पर्यायवाची क्या है? आनंद का पर्यायवाची 104 का सही उत्तर होगा आनंद, यानी प्रमोद इसका पर्यायवाची। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसे ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 105 का जो सही उत्तर है इंद्र यानी पुरंदर, यानी विष्णु को क्या कहा जाता है? इंद्र कहा जाता है, पुरंदर कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 106 में देखेंगे तरंग का पर्यायवाची है। 106 का सही उत्तर है उर्मी। क्या है तरंग का पर्यायवाची? उर्मी, इसका द है। दास का पर्यायवाची क्या है? यानी दास यानी सेवक। 107 का सही उत्तर क्या है? अ, दास यानी सेवक। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। विभावरी क्या दिया है? विभावरी का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 108, इसका सही उत्तर है क्षणदा। क्या है? क्षणदा। 109 को देखेंगे। 109 में पूछा है कि कौन सा एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रश्न नंबर 109 का सही उत्तर होगा अनिल। ठीक है, पावक, वैश्वानर और कृषाणु ये सभी अग्नि का पर्यायवाची है।
अनिल जो है वह वायु का पर्यायवाची, वायु यानी हवा का पर्यायवाची शब्द है। अनल जो होता है, अनल, यह अग्नि का पर्यायवाची शब्द। ध्यान रखेंगे, आपको ये दो शब्द जो है काफी कंफ्यूज कर देते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। अनिल हवा, अब ध्यान रखेंगे, हवा वायु का पर्यायवाची शब्द है, अनल जो है वह आग का, अग्नि का पर्यायवाची शब्द। इन दोनों शब्दों को अच्छे से, इसके अंतर को आप स्पष्ट समझ सकते हैं, समझ जाए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 110 में दिया है कतिपय का समानार्थी शब्द है। इसका सही उत्तर स है, कुछ। कतिपय यानी कुछ। अर्धविराम का अर्धविराम होता है, यानी 111 का सही उत्तर होगा पूर्ण विराम से कम। यानी अर्धविराम जो होता है वह पूर्ण विराम से कम होता है। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ध्यान रखेंगे 112 का जो सही उत्तर होगा ठहराव। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठहराव। पूर्ण विराम से अभिप्राय क्या है, यानी पूरी तरह से रुकना। का सही उत्तर क्या होगा, 113 का सही उत्तर होगा बी, पूर्ण विराम, यानी वह घर पहुंच गया, वह घर पहुंच गया। उसके बाद जब ऐसे हम पूर्ण विराम लगा देते हैं, वह क्या होगा, पूरी तरह से। हाँ ठीक। लघु का प्रयोग है, ध्यान रखेंगे, लघु का विलोम है, तो 114 का सही उत्तर होगा लघु का विलोम क्या होता है, गुरु। और पर्वत का समानार्थी शब्द क्या है, 115 का जो सही उत्तर है वह कूट होगा, पर्वत का। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 116 में पूछा है निम्न में से कौन सा एक शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है। पुष्कर, दीव, श्रांति और व्योम। 116 का जो सही उत्तर है वह स है, यानी श्रांति। क्या, श्रांति जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं। नूतन का विलोम क्या है, तो नूतन का विलोम क्या होगा, तो पुरातन होगा, यानी 117 का सही उत्तर स होगा। ठीक है, क्या होगा, नवीन। जब पूछा जाए नवीन का क्या होगा, आप ध्यान रखेंगे, जब नवीन पूछा जाए तो उसका विलोम प्राचीन होता है। क्या, नवीन का प्राचीन। जब नया पूछा जाए तो इसका विलोम पुराना होता है। जब नूतन पूछा जाए तो उसका पुरातन। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। यह वर्ण है, 118 का सही उत्तर क्या है, तो 118 का सही उत्तर अंतस्थ है। क्या है, अंतस्थ। यह क्या है, वह अंतस्थ वर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे, 119 में पूछा है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है। 119 का सही उत्तर क्या है, अ, यानी सुंदर लेखन। भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख, सुलेख का तात्पर्य यानी सुलेख का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ध्यान रखेंगे इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है, तो सुंदर लेखन को सुलेख कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 4 है। नहीं, इसका सही उत्तर स होगा, 4, 120 का। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ प्रश्न नंबर 121। 121 में क्या पूछा है, स्पर्श व्यंजन की संख्या है। तो स्पर्श व्यंजन की कितनी संख्या है, तो 25 है। इसका सही उत्तर होगा 25। कैसे, हमने बताया कि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के जितने भी वर्ण हैं वह सभी क्या हैं, स्पर्श व्यंजन हैं। क्या, स्पर्श व्यंजन। ध्यान रखेंगे, क, च, ट, त और प, ये 4 वर्ग, ध्यान रखेंगे ये 5 वर्ग हैं। एक वर्ग में 5 की संख्या है, तो 5 वर्ग में कितना हो गया, 5 गुणे 5 यानी 25। तो ऐसे आप सही इसका उत्तर पाएंगे, ब 25। अगला प्रश्न दिया है निम्न में कौन सा महाप्राण नहीं है। 122 का जो सही उत्तर है वह क, यानी यह महाप्राण नहीं है। क्या है, महाप्राण पूछा है कि कौन सा महाप्राण नहीं है, तो ध्यान रखेंगे महा अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, यानी हर वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा जो वर्ण होता है वह अल्प प्राण होता है। क्या, पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण जो होता है वह अल्प प्राण होता है। उसके बाद चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वह महाप्राण होता है। क्या, महाप्राण। ध्यान रखेंगे, यहाँ दिया हुआ है क जो है यह क्या है, यह महाप्राण नहीं है, तो इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या ध्यान रखेंगे,
आप सभी लोग। अगला प्रश्न दिया है कृष। कृष शब्द का विलोम है। 123 का जो सही उत्तर है वह स है, यानी कृष का विलोम स्कूल है। और अगला प्रश्न, और इस मैराथन, यानी ध्यान रखेंगे इस हिंदी शिक्षण की मैराथन क्लास का अंतिम प्रश्न है। हिंदी में भाषाई कौशल नहीं है। लेखन, गद्य, पठन और वाचन। 124 का सही उत्तर है। आप सभी लोग जवाब देंगे गद्य। हिंदी भाषा कौशल नहीं है, गद्य। यानी हिंदी भाषा का कौशल लेखन भी है, पठन भी है और वाचन भी है। गद्य हिंदी भाषा कौशल नहीं है। इसका सही उत्तर ब होगा। ठीक है, तो आज के इस हिंदी मैराथन, हिंदी शिक्षण की मैराथन क्लास में इतना ही रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को आज के इस क्लास में जो हमने जो बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कराया वह आप सभी लोग को समझ में आया होगा कि कैसे किस प्रकार से प्रश्न होते हैं, कितने महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, किस टॉपिक, कौन सी टॉपिक कितना महत्व। तो यहाँ आप सभी लोगों को आज के इस क्लास में हमने हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न को सभी प्रकार से हल करा दिए हैं। आप सभी लोग इसको अच्छे से करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए मैराथन को लेकर। तब तक